Dear learners, I am Dr. Sunil Kumar Singh, Senior Professor in Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi. Today we are going to present the 20th lecture related to the course Teaching Skills for Higher Education. The title of this lecture is Skill of Reinforcement, Meaning and Objectives. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल पाठ्यक्रम के अंतर्गत 20वां व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान का शीर्षक पुनर्बलन अथवा प्रबलन का कौशल, अर्थ एवं उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत विषय वस्तु के रूप में 6 भागों में विषय वस्तु को नियोजित किया गया है। प्रस्तावना प्रथम भाग है, प्रबलन का अर्थ जो है द्वितीय भाग है, सैद्धांतिक आधारशिला तृतीय भाग है, उद्देश्यों के बारे में चतुर्थ भाग में बताया गया है और प्रभावशाली प्रबलन के विषय में विभिन्न लक्षणों को पंचम भाग में प्रदर्शित किया गया है और उसके उपरांत अंत में निष्कर्ष दिया गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कुल 6 भागों में विषय वस्तु को समाहित किया गया है। So different contents have been arranged in 6 parts in this lecture, starting with number 1 introduction, followed by number 2 meaning of reinforcement, then third is theoretical foundations in teaching, fourth is objectives of reinforcement, fifth is characteristics of effective reinforcement, and it is followed by conclusion. So let us begin with the introduction. We know that reinforcement is a pivotal component teaching skill grounded in behavioral learning. It plays a critical role in effective pedagogy. By systematically applying the stimulus, this skill enhances engagement and retention, making it indispensable in higher education and modern instructional strategies aimed at providing meaningful, lasting learning experiences. It is a key teaching skill for classroom management too. हम कह सकते हैं कि प्रबलन अथवा पुनर्बलन एक महत्वपूर्ण घटक शिक्षण कौशलों का है और विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों के समूह का यह अत्यंत ही प्रभावी भाग है। विशेष तौर पे व्यवहारात्मक अधिगम की दृष्टि से प्रबलन का महत्व सर्वोपरि है। हम ये भी देखते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में यह अत्यंत ही प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता है। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत भी प्रबलन को इसीलिए एक प्रभावपूर्ण घटक कौशल के रूप में स्वीकार किया गया है। यदि हम विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ठीक ढंग से नियोजित करते हैं तो निश्चित रूप से वो सकारात्मक रूप से हमारे कक्षा को प्रभावी बनाती हैं, कक्षा प्रबंधन को प्रभावी बनाती हैं। और क्योंकि विद्यार्थियों की क्रिया इसके अंतर्गत एवं उनके धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। विशेष तौर पे उच्च शिक्षा में और आधुनिक अनुदेशात्मक व्यूहों के उपयोग के संदर्भ में यह अत्यंत ही अर्थपूर्ण कौशल है और लंबे समय तक अधिगम को स्थायी बनाने में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाता है। इसके अर्थ के संदर्भ में द्वितीय भाग में हम चर्चा कर रहे हैं। द सेकेंड पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द मीनिंग ऑफ reinforcement. It is an event affecting likelihood of a response to stimulus. It is also termed as strategic application of consequences following behaviors.
It is also important process of strengthening desired behaviors, and it is also a process of reducing undesired behaviors. So we can say that the reinforcement is such a strategy, such a style, such a skill where a teaching skill is used to increase the likelihood of desired student behaviors through rewards or removal of negative stimuli. समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रबलन अथवा पुनर्बलन का तात्पर्य मूल रूप से सकारात्मक व्यवहारों को बढ़ाने के लिए होता है एवं नकारात्मक व्यवहारों को हटाकर अधिगम को प्रभावी रूप से बढ़ाने के लिए होता है। इस तरह से इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की पुरस्कार पद्धतियों के माध्यम से सकारात्मकता को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाते हैं और नकारात्मकता को हम उद्दीपक के रूप में अस्वीकार करते हुए उसको कमजोर करते हैं या बाह्य रूप से उसको स्थान देते हैं, जिससे अधिगम प्रभावी हो जाता है। मूलतया हम ये कह सकते हैं कि एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है और विशेष तौर पे व्यवहारात्मक व्यवहारों का स्पष्टतया परिलक्षण होने लगता है और सकारात्मक रूप से प्रकटीकरण होने लगता है। इस प्रकार से वांछित व्यवहारों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया प्रबलन है। हम ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के नकारात्मक व्यवहारों को कम कर और क्रमशः उनको हटा देने की प्रक्रिया भी प्रबलन है। इस प्रकार से समूची कक्षा प्रबंधन की प्रणाली को यह सकारात्मक रूप देता है एवं हमारी कक्षा को प्रभावी बनाते हुए अधिगम को सुनिश्चित करता है। तृतीय भाग के अंतर्गत मूल रूप से हम सैद्धांतिक आधारशिला की बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि शिक्षण की सैद्धांतिक आधारशिला के रूप में यह किस प्रकार से काम करता है। We'll focus in third part on the theoretical foundations in teaching, and to begin, it is clear that it is rooted in behavioral psychology. व्यवहारात्मक मनोविज्ञान में इसकी जड़ें समाहित हैं और मूल रूप से दो संप्रत्ययों को विशेष रूप से यहाँ उपयोग में लाया जाता है। The two concepts which are emphasized here in theoretical backgrounds or foundations are: first one is operant conditioning. It means whether positive means rewarding stimulus or negative means removal of an aversive stimulus strengthens the likelihood of a desired behavior recurrence. On the other hand, the law of effect is also operational here, where behaviors followed by satisfying consequences are more likely to be repeated. So these principles convey the instructional strategies that shape student behavior and learning through systematic reinforcement. समग्रतया हम ये कह सकते हैं कि लक्षित व्यवहारात्मक परिवर्तनों के द्वारा हम सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाते हैं और नकारात्मक व्यवहार को दूर करते हैं। इस प्रकार से एक वांछित व्यवहार के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें प्रभाव का नियम भी काम करता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जिस व्यवहार से संतोषप्रद परिणाम उत्पन्न होते हैं उस व्यवहार के बार बार होने की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इन दोनों ही सिद्धांतों का अनुदेशात्मक अवयवों या विधियों में संलग्नता बढ़ाते हुए हम विद्यार्थियों के व्यवहारों को नियमित और नियंत्रित करते हैं और व्यवस्थित प्रबलन के माध्यम से अधिगम को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं।
अब चौथे भाग के अंतर्गत हम इस पे विचार करेंगे कि प्रबलन के विभिन्न उद्देश्य क्या क्या है। We'll discuss about different types of objectives of reinforcement in the fourth part of this lecture. First objective is to attract and retain attention of the class. It means we'll focus on learners' minds, sustain their engagement, and minimize distractions. By use of this particular component skill, it keeps students mentally present and actively involved in the lesson. As you are looking in the figure, the center point has been pointed. So here the center point is to attract and retain attention of the class, and the arrow represents that howsoever you are going to regulate different types of stimuli in the classroom, they are used in the form of various types of positive and negative reinforcement to focus the mind of learners so that they are able to sustain themselves actively in the class and achieve the ultimate target of learning. Similarly, the second objective is to encourage positive behavior. It means it increases frequency of targeted behaviors. It shapes gradual movement, and gradually it improves. It creates patterns of successful interactions and positive behavioral norms. समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रथम दो उद्देश्यों के अंतर्गत विशेष तौर पे हम विभिन्न प्रकार के सकारात्मक कौशलों का उपयोग करते हैं, जिनके अंतर्गत हम प्रबलन को सकारात्मक रूप से उपयोग करते हुए विद्यार्थियों के अधिगम को उनको कक्षा में सक्रिय करते हुए और संचालित करते हैं, जिससे उनकी मानसिक सक्रियता बढ़ जाती है और कक्षा के लक्ष्यों को वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय रूप में हम ये देख सकते हैं कि सकारात्मक व्यवहारों को बढ़ाते हुए हम वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इससे लगातार विद्यार्थी के अंतर्गत परिवर्तन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं और वांछित व्यवहारों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार तृतीय उद्देश्य के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि नकारात्मक व्यवहारों को हम डिस्करेज करते हैं या उनको कमजोर करते हैं। वी डिस्करेज नेगेटिव बिहेवियर्स. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. The fourth objective says that the purpose is to increase learners' confidence level. It validates student contributions, acknowledges progress and effort. It reduces anxiety about participation and develops resilience through recognition. Further, the fifth objective is that it improves classroom engagement, and the sixth objective is it strengthens student-teacher relationship. Therefore, we can say that the 4, 5 and 6 objectives, they are very crucial for implementation of this skill, because they are related to increase in the confidence level also, and simultaneously as the confidence of the student is increased, the student is able to attach more and more with the class and participate more and more in the class. Hence the deviations in the class are decreased and the classroom engagement improves. Similarly, if such things happen in the class, they are going to strengthen the student and teacher relationship. तो चौथे, पांचवें और छठे उद्देश्य के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि क्रमशः इस प्रबलन कौशल के द्वारा हम विद्यार्थियों के
कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा देते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और विद्यार्थी आगे बढ़ करके सहभागिता करते हैं, प्रयास करते हैं, अपनी दुश्चिंताओं को कम कर लेते हैं, विपरीत परिस्थितियों में खड़े होने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है और सुगमता के साथ कक्षा में विषय वस्तु को आगे लेकर के बढ़ते हैं। इस तरह से उनकी बढ़ती हुई सक्रियता के कारण कक्षा का माहौल ऊर्जा पूर्ण हो जाता है और कक्षा प्रबंधन स्वतः रूप से बेहतर बन जाता है। इस तरह से हम ये भी पाते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी का जुड़ाव बढ़ता है, उनके संबंधों में प्रगाढ़ता आती है और शिक्षा के मूल लक्ष्य को हम कक्षा में उचित प्रबंधन के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हुए हम विभिन्न प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। Now we'll focus on characteristics of effective reinforcement in the classroom. These are certain characteristics mentioned one by one. Let us see them. One is that it is immediate. It means reinforce right after the response. When the student is responding or doing some activity or presenting himself in some way, verbally or non-verbally, then you have to capture the moment and you have to use this moment in a positive manner to reinforce right after the response. This is the immediate response. So immediate response is one quality. हम ये कह सकते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने के साथ ही तत्काल यदि आप उस पे सही दिशा में प्रबलन करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी प्रभाविता बढ़ जाती है। तो तत्कालिता जो है एक इसका लक्षण है। दूसरा लक्षण है विशिष्ट रूप से विशिष्ट पक्षों को फोकस करना, उनको केंद्रित करना। द स्पेसिफिसिटी related to the student's behavior and individualized approach makes it more useful. You should utilize it with respect to particular student or a particular group of students, then it becomes more effective. Similarly, it should be genuine. Genuine means it should be used with honest motive and appropriate praise should be done. You should not use it in a negative turn in the sense that if somebody is not exhibiting some behavior, you should not use particular type of related reinforcement for that. A genuine approach of reinforcement should be there. तात्पर्य यह है कि यदि कोई विद्यार्थी वास्तव में प्रेज के लायक है, पुरस्कार के लायक है, तभी आप ठीक ढंग से निर्धारण करते हुए उसको प्रबलन दें। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा यदि हम सही तरीके से करते हैं तो ये हमारी ईमानदारी होगी। तो ईमानदारी को कायम रखना और सही तरीके से सही समय पे ही इसका उपयोग करना, यह इसका विशिष्ट लक्षण है। Then it should be varied. You should avoid monotony. Use of same types of words time and again, same type of rewards time and again should be avoided, and you should use multiple forms. It means various types of reinforcement should be used as per need of the students and the group of students. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकारों के प्रबलन का यदि हम उपयोग करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। एकांगीपन को रोकना चाहिए और विविध प्रकारों को हमको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। It should be fair also. It means it should be equally distributed among all learners and all type of learners. तात्पर्य है कि न्यायोचित तरीके से कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। And there should be a balance also.
It means frequency and intensity of reinforcement should be regulated by the teacher. तात्पर्य यह है कि एक संतुलित तरीके से इसकी बारंबारता और इसकी प्रगाढ़ता को हमको एक शिक्षक के रूप में नियमित और नियंत्रित करना चाहिए. Now coming to the last part. In this particular lecture we discussed about the meaning of the reinforcement. We also discussed about various types of components and various types of do's and characteristics which are required for this particular type of skill. So as education evolves in an increasingly complex and dynamic world, the skill of reinforcement will remain a cornerstone for effective teaching. Balancing extrinsic stimuli with intrinsic motivation not only improves academic outcomes but also nurtures lifelong learners equipped to thrive in diverse contexts. It is well known to all of you that the challenges of the world are increasing. So are increasing the educational challenges. So if you want to be more and more effective, you should use reinforcement in a balanced manner so that students are or listeners are intrinsically motivated to come up themselves and participate in the process of learning. This skill has all these potentials. Students rise to the expectations we reinforce. तो निष्कर्षतया हम ये कह सकते हैं कि बढ़ती चुनौतियों के वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में विशेष तौर पे इस कौशल की महत्ता बढ़ जाती है. हमारी कक्षाओं की जटिलता ठीक उसी प्रकार से बढ़ गई है जैसे सामान्य सांसारिक जटिलताएं बढ़ गई हैं. तो प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रबलन को संतुलित तरीके से उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है. इसके द्वारा विद्यार्थियों की आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है और उनको जीवन पर्यंत सीखने की प्रेरणा दी जा सकती है. विभिन्न परिस्थितियों में वो सीखते हुए अपने को सशक्त बना सकते हैं. जिस सीमा तक जिस रूप में हम प्रबलन प्रदान करेंगे हमारे विद्यार्थी उसी सीमा में अपने आत्मबल को बढ़ा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे. इस तरह से इस लेक्चर के अंतर्गत हमने प्रबलन के अर्थ, उसके विभिन्न घटक और विशेष रूप पे विभिन्न लक्षणों को बारे में बातचीत किया. आशा है आप सभी इस पे विचार करेंगे और विचार करके अंगीकार भी करेंगे. थैंक यू ऑल. थैंक यू.